फर्स्ट क्लास कितना तक हुआ था? 49। देखो सब लोग 49 कर रहे हैं, इसका मतलब 49 तक हुआ होगा। प्रोटॉन की खोज का श्रेय, गौर फरमाइएगा दोस्त मेरे, प्रोटॉन की खोज, एगो ग्लूकोन डी पाउडर, ग्लूकोन डी पानी लेके आओ। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रदरफोर्ड को दिया जाता है या गोल्डस्टीन को दिया जाता है? कल हम इस पर क्लियर कर चुके थे कि क्या मामला है। एक्स किरण की खोज किसके द्वारा किया गया? देखो दोस्त मेरे, एक्स किरण की खोज रोएंटजेन के द्वारा किया गया, इसको नोबेल मिला था इसी के लिए। लिख लो जल्दी से, 1901 में। अभी कितने लोगों ने प्रिंट निकलवा लिया है? एक बार 8 टाइप करें। जिन लोगों ने प्रिंट नहीं निकाला है 9 टाइप करें। जिन लोगों ने प्रिंट निकाल लिया एक बार 8 टाइप करें। जिन लोगों ने नहीं निकाला है कृपया 9 टाइप करें। पीडीएफ सामने यूट्यूब पे कम्युनिटी में इसी चैनल पर डाला हुआ है। यूट्यूब के कम्युनिटी में इसी चैनल पर डाला हुआ है। अब देख लो चला कि जिन लोगों ने प्रिंट निकाल लिया कृपया 8 टाइप करो। जो नहीं निकाल पाए हैं हेलो 9 टाइप करो। कितने बच्चों ने निकाल लिया है? बहुत सारे बच्चों ने प्रिंट निकाल लिया, बहुत सारे बच्चों ने नहीं निकाला है। तो आप प्रिंट जरूर निकाल लीजिए, यूट्यूब के कम्युनिटी में लगाया हुआ है। देख लो दोस्त मेरे, एक्स किरण की खोज, एक्स किरण की खोज की अगर हम बात करें तो एक्स किरण की खोज रोएंटजेन ने किया और इसके लिए नोबेल मिला 1901 ईस्वी में, इसको नोबेल मिला था। और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टाइन ने किया। आइंस्टाइन ने किया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज कौन किया दोस्त मेरे? आइंस्टाइन ने किया। और इसके लिए इसको भी नोबेल मिला था, इसके लिए इसको भी नोबेल मिला था 1921 ईस्वी में। इसके लिए इसको भी नोबेल मिला था 1921 ईस्वी में। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज आइंस्टाइन ने किया, इसके लिए नोबेल मिला था 1901 में। एक्सरे की खोज रोएंटजेन ने किया, टूटी हड्डियों की जांच में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इसके लिए इसको नोबेल मिला था 1901 में। यही दूगो पूछता है। दोस्त मेरे, अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया, ये पूछेगा। अगर तो पूछेगा दोस्त मेरे, एकदम कॉपी कलम निकाल लो चला। हम हर वो क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे जो आपको पूछ सकता है। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। सापेक्षिकता का सिद्धांत जो है किसने दिया दोस्त मेरे? आइंस्टाइन ने दिया था। सापेक्षिकता का E बराबर MC स्क्वायर। जल्दी बताओ। कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टाइन ने नोबेल पुरस्कार 1921 ईस्वी में। सापेक्षिकता का सिद्धांत भी आइंस्टाइन, सापेक्षिकता का सिद्धांत भी आइंस्टाइन। और रोएंटजेन को नोबेल मिला था 1901 में एक्सरे की खोज के लिए। जल्दी लिख, रोएंटजेन को नोबेल मिला था 1901 ईस्वी में एक्सरे की खोज के लिए। क्वेश्चन नहीं कट रहा है चला, क्वेश्चन नहीं कट रहा है, क्वेश्चन पूरा का पूरा दिख रहा है, हमको भी स्क्रीन दिख रहा है, क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा दिख रहा है। एकदम आप निश्चिंत रहिए, यहीं से क्वेश्चन है ये है एकदम क्वेश्चन। नंबर खाली आपको नहीं दिख रहा है, ये नंबर 50 है शायद, ये क्वेश्चन नंबर 50 है। उसको भी हम एडिट करवा देंगे, कल से दिखेगा। हाँ, हिंदी का भी महामैराथन लेकर आएंगे चला, एकदम निश्चिंत रहिए आप। बताइए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां से क्वेश्चन खूब पूछेगा। समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार, देख लो चला, कार्बन 612 और कार्बन 614। समान परमाणु संख्या, अलग अलग भार, इसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। एक चीज का ध्यान रखना दोस्त मेरे, समस्थानिक में समानता किसके कारण होता है? समानता होता है प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या के कारण, और विषमता होता है न्यूट्रॉन के कारण। विषमता होता है न्यूट्रॉन के कारण। एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा, और उसके बाद कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए, महाभिव्याय जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। यूरेनियम 235, इसका उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में करते हैं। नाभिकीय ईंधन के रूप में हम लोग करते हैं इसका उपयोग, यूरेनियम 235 का। आयोडीन 131, आयोडीन 131 का उपयोग घेघा रोग के उपचार में करते हैं। आयरन 26 का उपयोग एनीमिया रोग के उपचार में करते हैं। आयरन 26 का उपयोग एनीमिया रोग के उपचार में करते हैं। सोडियम 23 का उपयोग, सोडियम 23 का उपयोग रक्त का थक्का बनाने के लिए करते हैं। रक्त का थक्का बनाने के लिए करते हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में करते हैं। आर्सेनिक 74 का उपयोग ब्रेन ट्यूमर के उपचार में करते हैं। ब्रेन ट्यूमर के उपचार में करते हैं। ब्रेन ट्यूमर के उपचार में करते हैं। इतने पूछेगा।
देख लो, कार्बन 14 पीडीएफ यूट्यूब कम्युनिटी से मिलेगा, चला पीडीएफ यूट्यूब कम्युनिटी से मिलेगा, तीनों पेपर का डाल दिया गया है। कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र, देखो सबको पता है कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र, कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र। यूरेनियम 235 नाभिकीय ईंधन, आयोडीन 131 घेघा रोग है, आयरन 26 एनीमिया रोग है, उसके बाद आ जाओ सोडियम 23 रक्त का थक्का, कोबाल्ट 60 कैंसर, आर्सेनिक 74 ब्रेन ट्यूमर, आर्सेनिक 74 ब्रेन ट्यूमर, इतना पूछेगा। आर्सेनिक 74 ब्रेन ट्यूमर। चला सामने जो पिन किया हुआ टेलीग्राम का लिंक है उस पर भी आपको मिल जाएगा, 18 तारीख के डेट में डाला हुआ है। देख लो, चला कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र, यूरेनियम 235 नाभिकीय ईंधन, आयोडीन 131 घेघा रोग, आयरन 26 एनीमिया रोग, सोडियम 23 रक्त का थक्का, कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार, आर्सेनिक 74 ब्रेन ट्यूमर, आर्सेनिक 74 ब्रेन ट्यूमर के उपचार में, आर्सेनिक 74 की बात करोगे ब्रेन ट्यूमर के उपचार में इसका उपयोग करते हैं, आर्सेनिक 74 ब्रेन ट्यूमर के उपचार में इसका उपयोग करते हैं। यूट्यूब कम्युनिटी कहां मिलेगा? अच्छा हम दिखा देंगे, एकदम हम दिखा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बताओ। कहते हैं कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता, यूरेनियम 235 नाभिकीय ईंधन, आयोडीन 131 घेघा रोग, आयरन 26, आयरन से ऐसे भी एनीमिया रोग, आयोडीन से ऐसे भी घेघा रोग, यूरेनियम ऐसे भी नाभिकीय रिएक्टर में, कार्बन 14 ऐसे भी जीवाश्म की उम्र का पता, क से कोबाल्ट, क से कैंसर, कोबाल्ट जो होगा वो कैंसर के लिए, सोडियम रक्त का थक्का, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर। जल्दी लिख चला, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। जहानाबाद की धरती से प्रणाम जी, नमस्कार। चला जी, आपका जो सिलेबस दिया गया है ना, A to Z चैप्टर वाइज हम करवा दे रहे हैं, कोई झोल झाल नहीं। हो गया? अरे हो गया, कितना बढ़िया तो दिख रहा है। अच्छा चला, देखने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, नहीं दिक्कत हो रही है तो एक टाइप करो, दिक्कत हो रही है तो दो टाइप करो। देखने में तो मेरे सामने स्क्रीन है, चला कितना बढ़िया दिख रहा है। लिख लिया? लिख लिया तो जल्दी से एक बार, अगर देखने में दिक्कत नहीं हो रही है तो एक टाइप करो। अगला अगला अगला, यहां से चला क्वेश्चन रहेगा, अब पूछ देगा तो इन्हें कहना कि सर हम लिखवे नहीं किए थे। देख लो, चला कहता है सबसे अधिक भेदन क्षमता, सबसे अधिक भेदन क्षमता, ये चला ध्यान रखना, रेडियो सक्रिय किरण 3 गो है, रेडियो सक्रिय किरण, रेडियो सक्रिय किरण 3 गो है, एगो अल्फा, एगो बीटा, एगो गामा। एगो चीज ध्यान रखना, भेदन क्षमता जो है, भेदन क्षमता जो है वो गामा का सबसे ज्यादा है, उससे कम बीटा का है, उससे कम अल्फा का है, और बाद बाकी कुछ भी कहेगा, बाद बाकी कुछ भी कहेगा, सबसे ज्यादा अल्फा, उससे कम बीटा, और उससे कम हो जाएगा गामा का, उससे कम हो जाएगा गामा का, उससे कम हो जाएगा गामा का। एकदम चला देख लो, रेडियो सक्रिय किरण कौन कौन है? अल्फा, बीटा और गामा। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा का, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा, अभी सबको मर्ज करके चला डाल दिया गया है, हम थोड़ा बता देते हैं कहां डाला गया है। बाद बाकी सबसे ज्यादा अल्फा, उससे कम बीटा, उससे कम गामा हो जाए, कुछ भी, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव पूछ देगा, आयनन विभव पूछ देगा, सबसे ज्यादा अल्फा, उससे कम बीटा, उससे कम गामा होगा। एक चीज और ध्यान रखना, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर निगेटिव चार्ज होता है, और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा, बीटा और गामा। बताओ रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें बदल जाते हैं? सीसा में बदल जाते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से, अंतिम रूप से किसमें बदल जाते हैं? शीशा में बदल जाते हैं, शीशा में बदलते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें बदल जाते हैं? शीशा में बदल जाते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें बदल जाते हैं दोस्त मेरे? शीशा में बदल जाते हैं। याद रखना, रेडियो सक्रिय तत्व कहेगा अंतिम रूप से किसमें बदल जाते हैं? शीशा में बदल जाते हैं। एक चीज और अगर तुमको पूछेगा, इसको पहले लिख लो फिर बतियाते हैं। कौन कहां से है? चला एक बार कमेंट्स करो तो कौन कहां से है। रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें बदल जाते हैं? शीशा में बदल जाते हैं। रेडियो सक्रिय किरण सबसे अल्फा, बीटा और गामा है। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। बाद बाकी में अल्फा सबसे ज्यादा, बीटा उससे कम, गामा सबसे कम होता है। अल्फा सबसे ज्यादा, बीटा उससे कम, गामा सबसे कम होता है। रेडियो सक्रिय किरण अंतिम रूप से किसमें बदल जाते हैं? शीशा में। सबसे अधिक भेदन क्षमता हो जाएगी गामा की, सबसे अधिक भेदन क्षमता हो जाएगी दोस्त मेरे गामा की।
बता। अब परमाणु कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु का जो कण होता है या मौलिक कण कह दीजिए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो नाभिक में कौन होता है? नाभिक में कह देगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कह देगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कह देगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मौलिक कण कौन है? अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है? डॉल्टन ने बताया था। और किसने कहा परमाणु विभाज्य है? रदरफोर्ड ने बताया परमाणु विभाज्य है। इस पर चला आधारित तुमको हम ऑब्जेक्टिव भी दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव भी हम तुमको दे रहे हैं। ये तो वन लाइनर पढ़ा ही दे रहे हैं, इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव भी। कितने लोग चाहते हैं कि इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव हमको दे दीजिए सर, आप जो पढ़ाएं इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव हम प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार 8 टाइप करो। कितने लोग चाहते हैं इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव? एक बार 8 टाइप करो। एकदम 2 से 3 दिन में उपलब्ध करवा देंगे। बताओ चला आंसर क्या होगा? कहते हैं किसने बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है? डॉल्टन ने। रदरफोर्ड ने बताया परमाणु विभाज्य है। रदरफोर्ड ने बताया परमाणु क्या है? विभाज्य है। रदरफोर्ड ने नाभिक का भी खोज किया था। रदरफोर्ड ने दोस्त मेरे नाभिक का भी खोज किया था। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, कल से हम 5 बार लिखे हैं। अगला बता, प्रोटियम में कौन सा शामिल नहीं होता है? देखो चला, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन? एक होता है प्रोटियम, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है दोस्त मेरे ट्राइटियम। ट्राइटियम होता है। प्रोटियम की अगर बात करोगे तो प्रोटियम का फॉर्मूला होता है H11, ड्यूटेरियम का फॉर्मूला होता है H12 और ट्राइटियम का फॉर्मूला होता है H13। अगर कहेगा तुमको नवजात कौन है, नवजात हाइड्रोजन कौन है, नवजात हाइड्रोजन कौन है, नवजात हाइड्रोजन कौन है, तो कहेंगे प्रोटियम। इसमें प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि न्यूट्रॉन एक में से एक गया नहीं हो, इससे भारी जल का निर्माण होता है। इधर जब आओगे ट्राइटियम में तो ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है। ट्राइटियम की अगर हम बात करें तो ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है। ट्राइटियम की अगर हम बात करें तो ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है। जल्दी लिख, ट्राइटियम क्या है दोस्त मेरे? ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है। ट्राइटियम की अगर हम बात करें, ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है। देख लो बढ़िया से, हाइड्रोजन में प्रोटियम नवजात हाइड्रोजन है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम में भारी जल है। ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है। ट्राइटियम एकमात्र है जो रेडियो सक्रिय है। प्रोटियम में कौन शामिल नहीं है? प्रोटियम 1 होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम में होता है 2 में से 1 गया 1। ट्राइटियम में भी होता है 3 में से 1 गया 1। लेकिन प्रोटियम को नवजात हाइड्रोजन भी कहते हैं। ड्यूटेरियम भारी जल हो गया और ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है। ट्राइटियम की अगर हम बात करें तो ये रेडियो सक्रिय है। ट्राइटियम की अगर हम बात करें तो ये रेडियो सक्रिय है। हम चला देखते हैं अगर ऑब्जेक्टिव भी हो पाता है। एक लड़का क्या कहता है, गुरुजी आपको देखने के बाद गजब का जोश जुनून लगता है पढ़ने में। अरे दोस्त मेरे, जोश तो होना ही चाहिए। जवानी तो फाड़ने का चीज है। जवानी में लोग धक्का मार दे दीवार टूट जाए। पता आंसर? अगला 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 देख लो क्या है। जो लिखा रहे हैं चला उसको लिख लो। ऐसा नहीं कि जो हमको आता है उत्तर हम बता रहे हैं, जो पूछेगा वो बता रहे हैं। जो हमको आता है उसमें जाओगे तो फिर बहुत नीचे, बहुत अंदर तक चले जाएंगे। किसी तत्व के समस्थानिक में होता है न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न। अभी तुरंत ने पढ़ाए थे, प्रोटॉन समान। समस्थानिक में देखो, ये हमेशा ध्यान रखना, समस्थानिक में प्रोटॉन परमाणु संख्या समान होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो भिन्न होता है। प्रोटॉन और परमाणु संख्या समान होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो भिन्न होता है। प्रोटॉन और परमाणु संख्या समान होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो भिन्न होता है। प्रोटॉन परमाणु संख्या समान। जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो उसमें से क्या उत्पन्न होता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है, चला इस पॉइंट की सार्थकता में थोड़ा गड़बड़ी है, ये नहीं पूछेगा तुमको, इसको काट दो, इसका कोई काम नहीं है, इसको काट दो। आ जाओ इधर। जिसका चला जबरदस्ती वाला लाइन नहीं पड़ा है एससीईआरटी में, लेकिन तुमको पूछेगा नहीं। एससीईआरटी का लाइन है लेकिन ये तुमको नहीं पूछेगा। बताओ, कहते हैं फास्फोरस 32 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? ल्यूकीमिया के उपचार में।
एकदम पूछेगा। आयोडीन 131 घेघा रोग के उपचार में, अभी तुरंत बताए। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में। सोडियम रक्त का थक्का का पता लगाने में। सोडियम रक्त का थक्का का पता लगाने में। बताओ ल्यूकीमिया के उपचार में फास्फोरस 32। ल्यूकीमिया के उपचार में फास्फोरस 32। एगो चीज और ध्यान रखना, फास्फोरस दो प्रकार के होते हैं। फास्फोरस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है श्वेत या पीला फास्फोरस, श्वेत या पीला फास्फोरस, एक होता है दोस्त मेरे लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस, श्वेत या पीला फास्फोरस ये हड्डी में पाया जाता है, और ये जो है लाल फास्फोरस ये माचिस की तीली में, माचिस की तीली में पाया जाता है। और ये एक अस्थाई फास्फोरस है, क्योंकि हड्डी में अपने आप आग लग जाता है। ये एक अस्थाई फास्फोरस है, क्योंकि हड्डी में अपने आप आग लग जाता है। और ये एक अस्थाई फास्फोरस है, ये एक अस्थाई फास्फोरस है, क्योंकि इसमें अपने आप आग नहीं लगता है। जल्दी बताओ। फास्फोरस श्वेत या पीला फास्फोरस हड्डी में अस्थाई होता है, और लाल फास्फोरस जो होता है चला माचिस की तीली में होता है, यह अस्थाई होता है। लाल फास्फोरस माचिस की तीली में होता है और यह अस्थाई होता है। हो गया। देख लो फास्फोरस एकदम चला, पढ़ना पड़ेगा मन चित स्थिर करके, तभी नौकरी होना है। न तो दूसरा इंटरटेनमेंट अभी कहोगे हम पवन सिंह जैसा ऐसे ऐसे नाचे तो हम बढ़िया लगेगा, अक्षरा सिंह जैसा, तो वो नहीं होगा, ओकरा से नौकरी नहीं होगा। नौकरी पढ़ के होगा दोस्त मेरा। पढ़ने के लिए क्या करना होगा, ये 15 दिन है, 15 दिन गुजर जाएगा बहुतों का बिना पढ़ के, बिना नौकरी के। अब बहुत का पढ़ के गुजरेगा और नौकरी ले लेगा। तो जब 15 दिन बाद तुम पीछे पलटोगे ना चला, तो नौकरी नहीं रहेगा। 15 दिन मेहनत कर लोगे ना तो तेरा पास नौकरी रहेगा। एक बार सोच के देखो ना, फायदा का धंधा है कि नुकसान का। कोई फीस भी नहीं ले रहे हैं, चुपचाप एकदम बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं। चला देख लो, फास्फोरस श्वेत या पीला फास्फोरस हड्डी में अस्थाई होता है, लाल फास्फोरस माचिस की तिल्ली में यह अस्थाई होता है। क्यों अस्थाई होता है? क्योंकि इसमें आग नहीं लगता है। अब फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकीमिया के उपचार में। चलो अभी तुरंत हम बताए हैं, जल्दी से बताओ। तो ब्रेन ट्यूमर में हम बताए हैं किसका उपयोग करते हैं। ब्रेन ट्यूमर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं बताओ तो। सोडियम 23 का, सोडियम 24 का, क्या आर्सेनिक 74 का? जल्दी से बताओ, देखें क्या बताता है ब्रेन ट्यूमर में। अभी तुरंत हम बताएं, ब्रेन ट्यूमर में बताओ किसका उपयोग करते हैं। जल्दी बताओ, ब्रेन ट्यूमर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं। ब्रेन ट्यूमर में आर्सेनिक का उपयोग करते हैं। रक्त का थक्का के लिए सोडियम। कहते हैं मृदा किस प्रकृति के होते हैं? समांगी होता है। मृदा भी समांगी होता है, मिश्र धातु भी समांगी होता है। मृदा भी समांगी होता है दोस्त मेरे, मृदा भी समांगी होता है। अब मिश्र धातु की अगर बात करोगे, मिश्र धातु भी समांगी होता है। मृदा भी समांगी है और मिश्र धातु भी समांगी है। मृदा भी समांगी है, मिश्र धातु भी समांगी है। समांगी किसे कहते हैं? कल बताए थे। चीनी पानी का मिश्रण होगा समांगी होगा, बालू पानी का मिश्रण होगा विषमांगी होगा। तो बताओ तो अल्कोहल पानी क्या है? अल्कोहल प्लस पानी क्या है? जल्दी से बताओ। पूरा देखें, अल्कोहल के पिया है। अल्कोहल प्लस पानी क्या होता है? समांगी होता है कि विषमांगी होता है? आप लोग तो नहीं है पिए होंगे, जो पिए होंगे अगर देखे होंगे तो बताइए जल्दी से। समांगी वो होता है जो पूरा घुल मिल जाता है, विषमांगी वो होता है जो पूरा घुलता मिलता नहीं है। जल्दी बताओ। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ, समांगी की विषमांगी? कौन मार रहा है विषमांगी दे? अरे पगला, समांगी न रे, अल्कोहल और पानी पूरा मिल जाता है, समांगी है। अब मिट्टी भी समांगी है। आज बताओ चला, वायु क्या है? देखो, वायु और शरबत, वायु और शरबत क्या है? वायु और शरबत क्या है? तत्व है, पूछेगा, यौगिक है, तीसरा मिश्रण है। जल्दी बताओ। हम बताए हैं पिछले क्लासेस में। अगर देखो चला, वक्त है बीत जाएगा, किसी का पढ़ के किसी का नहीं पढ़ के, यानी किसी को नौकरी होगा किसी को नौकरी नहीं होगा, ये डिसाइड हो जाना। 15 दिन झोंक दो चला अपने आप को, बताओ क्या होगा। वायु और शरबत क्या है? देखो, तत्व कौन होगा? कार्बन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, तत्व है। किसी के 7 सूत्र होगा, CO2, SO2, ये सब यौगिक है। कोई सूत्र नहीं होगा, सूत्र नहीं होगा, मिश्रण है। सूत्र नहीं होगा, मिश्रण है। अब बताओ जल्दी से क्या होगा। वायु और शरबत क्या है? कोई सूत्र होता है इसका? मिश्रण है।
वायु और शरबत क्या है? मिश्रण है। वायु और शरबत क्या है दोस्त मेरे? मिश्रण है, जिसका सूत्र नहीं है मिश्रण। ऑक्सीजन का सूत्र है O2, वायु का कोई सूत्र नहीं होता है। शरबत में चीनी का सूत्र है, पानी का है, लेकिन शरबत का कोई सूत्र नहीं होता है। शरबत का कोई सूत्र नहीं होता है। अगला 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 देखो, चला जल का जो क्वेश्चन पूछता है, पहले तो जल का सूत्र देखो किसी के साथ है, तो जल का सूत्र किसी के साथ है तो ये यौगिक है। जल का सूत्र किसी के साथ है तो ये यौगिक है। और अगर हम जल के क्वथनांक की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वथनांक की बात करें तो ये 100 डिग्री सी है, ये 373 केल्विन है, ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 80 डिग्री आर है। और अगर हम हिमांक की बात करें, अगर हम हिमांक की बात करें तो हिमांक देखो 0 डिग्री सी है, 273 केल्विन है, और 0 डिग्री सी है, 273 केल्विन है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और दोस्त मेरे 0 डिग्री आर है। एक बार अश्विन जल्दी बताओ, मूत्र में यूरिया होता है? होता होगा ना गुरुजी? हाँ, मूत्र में एकदम चला यूरिया होता है। जल्दी बताओ, देख लो, जल का क्वथनांक पहले पूछता था 100 डिग्री सी, लेकिन अब चला ये सब आपस में बराबर है। आज जल का हिमांक पूछता था 0 डिग्री सी, जिस पर जल जमने लगता है, ये सब आपस में बराबर है। आज जल क्या है? यौगिक है। जल की अगर बात करोगे तो यौगिक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, तो देखो H2O है दोस्त मेरे, H2O है, तो ये हाइड्रोजन का एक होता है द्रव्यमान, तो 1 दूना 2, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2:16, तो 1:8 होगा, 1:8 हो जाएगा, इसीलिए ये 1:8 है। यौगिक में जल और हाइड्रोजन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8, 1:8, यही है अनुपात, 1:8। जल्दी इसको लिख लो। हेलो 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 हेलो, बता जल्दी से आंसर। H2O यौगिक है, इसका क्वथनांक है 100 डिग्री सी, 373 केल्विन, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री आर। हिमांक 0 डिग्री सी, 273 केल्विन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री आर। जल्दी से लिख लो, हम बता देंगे, चलो लास्ट में पीडीएफ कहां मिलेगा। आज जल क्या है? यौगिक है। वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है दोस्त मेरे? मिश्रण है। वायु क्या है दोस्त मेरे? मिश्रण है। इसको जल्दी से लिख लो। फिर कहता है अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। कुछ सूत्र हम लिख देते हैं, उसको याद रखना। चला, एक होता है बुझा चूना, जो कि कल पूछा है, बुझा चूना। बुझा चूना का फॉर्मूला होता है CaOH होल 2, बुझा चूना। एक होता है अनबुझा चूना, अनबुझा चूना। कुछ सूत्र हम चला लिख देते हैं, इसको याद रखना। CaO, CaO, अनबुझा चूना होता है CaO, CaO। उसके बाद होता है जिप्सम, जिप्सम होता है दोस्त मेरे CaSO4, CaSO4 इंटू 2H2O। उसके बाद होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4। जो पूछता है चला हम वही लिख रहे हैं, इंटू हाफ H2O। उसके बाद आ जाइए ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की बात करोगे तो ये होता है CaOCl इंटू Cl। उसके बाद आ जाओ नीला थोथा, नीला थोथा में तुमको एक थोथा पूछता है, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, ये हो जाएगा नीला थोथा। बुझा चूना CaOH होल 2, अनबुझा चूना CaO, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl इंटू Cl, नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2O। और दोस्त मेरे अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा, जो एकदम चला महाभिव्याय पूछता है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा,
वॉशिंग सोडा दे देगा तो Na2CO3, Na2CO3। अगर दे देगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, अगर दे देगा बेकिंग 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 सोडा, बेकिंग सोडा दे देगा तो ये हो जाएगा NaHCO3, NaHCO3। जितना सोडा है सब में कौन गैस कह देगा? जितना सोडा है सब में CO2 गैस होगा। और जितना सोडा है सब कैसा है? क्षारीय है। ये ध्यान रखिएगा, जितना सोडा है सब में। इतना फॉर्मूला चला, तुम याद रखो, इतना पूछेगा। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी होगा। और आज रात तो चला करंट अफेयर्स का दंगल है, आज और कल। बताइए, नीलात होता, नीलात होता कि अगर हम बात करें चला, तुमको होता तो व्हाइट विट्रियल भी होता है, ब्लू विट्रियल, ग्रीन विट्रियल भी होता है, लेकिन तुमको ये पूछेगा। इतना चला याद रखो तो और काम हो जाएगा। अब देखो, बुझा अनबुझा चूना में झोल नहीं करना। बुझेगा कब? जब जल रहेगा, यानी H2O। H और O जकरा में रहेगा वो बुझ जाएगा, वो बुझा चूना। और खाली O है तो ये अनबुझा चूना, खाली O है तो ये अनबुझा चूना, खाली O है तो अनबुझा चूना, खाली O है तो अनबुझा चूना। हम अपने तरफ से चला कुछ नहीं छोड़ेंगे। अमोनिया, अमोनिया मूत्र की गंध होती है अमोनिया के कारण, मूत्र की गंध होती है अमोनिया के कारण, मूत्र की गंध होती है अमोनिया के कारण। सड़ी मछली, सड़ी मछली में कैसी गंध होती है? अमोनिया के कारण गंध होती है। मूत्र में किसके कारण गंध होती है? अमोनिया के कारण। सड़ी मछली में गंध किसके कारण होती है? अमोनिया के कारण होती है। सड़ी मछली और मूत्र में गंध होती है अमोनिया के कारण। सोडा में CO2 गैस निकलता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या कहें? अगर एसके झा सर का पढ़ाया हुआ नहीं आया, समझो दिन ही खराब है। अरे बाप! चला देखो, हम तो अपने हिसाब से छोड़ेंगे नहीं, हम तो अपने हिसाब से नहीं छोड़ेंगे। हम तो चाहेंगे कि लड़ जाए क्वेश्चन, तो इसलिए लेकिन आपको फॉलो रेगुलर करना होगा। अच्छा, 7 बजे PDF डाल दिया जाएगा। वेरी गुड, 7 बजे चला जी, करंट अफेयर्स का PDF डाल दिया जाएगा यूट्यूब कम्युनिटी में, टेलीग्राम पे, हर जगह। परमाणु त्रिज्या का आकार नैनोमीटर में ज्ञात किया था। देखो चला, ये ध्यान रखना कि ये होता है परमाणु है, ये नाभिक है, ये नाभिक है। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक जिसका खोज रदरफोर्ड किया था, इसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, 15 मीटर। इसी को हम लोग एक फर्मी, एक फर्मी या फेम्टो कहते हैं, एक फर्मी या फेम्टो कहते हैं। अब परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। इसी को हम लोग एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं। यही पूछेगा दूगो, यही पूछेगा चला। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर, एक फर्मी या फेम्टो। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर या एक एंगस्ट्रॉम, यही दूगो पूछेगा। इसको नापा जाता है नैनोमीटर में। ये क्वेश्चन चला जो पूछता है 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर या 0.001 mm या 0.001 mm। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर या 0.001 mm, यहां से क्वेश्चन पूछता है। गुरु जी आपसे एक बार जरूर मिलेंगे, एकदम चला, एकदम मिलिए। अपन परमाणु के नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ई चला नहीं देखना कि जो वन लाइनर दिए एकरा से लड़ रहा है कि नहीं, ई देखना जो गुरुजी वन लाइनर दिए हैं, जो गुरुजी लिखाए हैं, ये दोनों में से क्वेश्चन एग्जाम में मैच कर रहा है कि नहीं। इसके लिए तुम कॉपी कलम अभी तक नहीं खोला था, अब खोल लो। अभी तक नहीं खोला तो अब खोल लो। अगला 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 क्या कहता है दोस्त मेरे? अगला क्या कहता है? अगला कहता है कौन तत्व एक परमाणुक है? देखो चला, परमाणुकता कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक, इसकी परमाणुकता होती है, इसकी परमाणुकता होती है। इसको हम डिटेल में बता देते हैं। तत्व या यौगिक की परमाणुकता क्या होती है? जैसे मान लो H2 है तो इसकी परमाणुकता हो गई 2। जैसे O2 है, इसकी परमाणुकता हो गई 2। जैसे O3 है, इसकी परमाणुकता हो गई 3। जैसे H2O है, इसकी परमाणुकता हो गई 3। देखो 2 आ 1 3, खाली गिन देना है, 2 आ 1 3। और अगर हीलियम है, नियॉन है, ये सब अकेले रहता है, आर्गन है,
क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, अक्रिय गैस, इसकी परमाणुकता होती है 1। जितना अक्रिय गैस है इसकी परमाणुकता 1 1 होती है, 1 परमाणुक होते हैं, खाली गिन देना। तो बताओ चला NH2CO NH2 में की परमाणुकता कितनी, जल्दी बताओ। NH2CO NH2 की परमाणुकता कितनी, जल्दी बताओ। हिस्ट्री का भी PDF डाल दिए हैं, चला एक बार। वॉशिंग सोडा Na2CO3 हम जल नहीं लिखे थे, NH2 NO2CO3 दे दिया तो जल तो होबे करेगा, जल फिक्स है, तो उसको लिखना क्या है। जो अभी YouTube कम्युनिटी में जो PDF लगा हुआ है उसमें तीनों सब्जेक्ट का है ना, एक बार चेक कर लीजिए। और PDF जो टेलीग्राम पे डाला हुआ है उसमें सब PDF डिलीट करके जो फ्रेश PDF है इसको फिर से एक बार डाल दीजिए। देख लो चला, तत्व ये H2 है 2 परमाणुक, O2 है 2 परमाणुक, O3 है 3 परमाणुक, H2 है 2 1 3 परमाणुक, ये सब अक्रिय गैस अकेले 1 परमाणुक। इसमें बताओ ये कितना परमाणुक है, कितना निकल के आ रहा है। देख लो कुछ नहीं करना है, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8, ये 8 परमाणुक है। ये दोस्त मेरे कितने परमाणुक है, 8 परमाणुक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना परमाणुक है, 8 परमाणुक है। 8 परमाणुक है, एकदम सही है, 8 परमाणुक है। ये सब कितना परमाणुक है दोस्त मेरे, 8 परमाणुक है। उम्मीद करते हैं कि आप गिन लीजिएगा। कहते हैं आर्गन बताओ तो क्या परमाणुक है। आर्गन जो पिछला क्वेश्चन था तो एक तत्व है, कौन तत्व एक परमाणुक है, आर्गन एक परमाणुक है। आर्गन नहीं, उसके खानदान में हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन सब एक परमाणुक है। अब कहता है कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है, देख लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 होता है, द्विपरमाणुक है। ओजोन 3 परमाणुक हो जाएगा चूंकि 3 गो होता है। अक्रिय गैस 1 परमाणुक होता है। अब बताओ चला अगला, अमोनियम आयन का सूत्र क्या होता है, NH4+। अमोनियम आयन का सूत्र NH4+ होता है, याद रखिएगा। अमोनियम आयन का बताओ, सोडियम क्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, का सूत्र होता है NaCl। इससे ई क्या होता है चला, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7। इसका पीएच मान कितना होता है चला, 7। इसका पीएच मान कितना होता है, 7। उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसका पीएच मान कितना होता है दोस्त मेरे, 7 होता है। ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, रिएक्शन नहीं पूछेगा, झूठे के कायल पढ़ना। इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। क्वथनांक अगर हम खोज रहे थे चला, चूंकि पूछता है, क्वथनांक एंड गलनांक उच्च होता है, क्वथनांक एंड गलनांक उच्च होता है। और ये ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। नमक रख दो ठोस अवस्था में तो क्या हो जाएगा, कुचालक होता है। द्रव अवस्था में सुचालक होता है। द्रव अवस्था में अगर हम बात करें, हिंदी का भी चला महामैराथन लगेगा, द्रव अवस्था में सुचालक होता है। आप बहुत ग्रेट हैं सर, ग्रेट नहीं है चला, ये सब बात, ग्रेट शब्द हम लोग उसके 1% में भी नहीं है। हाँ NaCl सोडियम क्लोराइड पीएच मान 7 माना जाता है। बताओ शुद्ध जल का भी पीएच मान 7, शुद्ध जल जो है इसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल पूछता है चला, इसका पीएच मान कितना होता है, 7। मुख में सड़न होता है, मुख में जो सड़न होता है, क्यों होता है, जब अम्लीय होता है। मुख में सड़न तब होता है जब अम्लीय होता है, जब पीएच मान 5.5 से कम होता है। मुख में सड़न तब होता है जब अम्लीय होता है, जब पीएच मान 5.5 से कम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। NaCl उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है, पीएच मान 7 होता है, क्वथनांक गलनांक कुछ होता है, ठोस अवस्था में कुचालक होता है, द्रव अवस्था में सुचालक होता है, मुख में सड़न होता है, अम्लीय होने के कारण इसका पीएच मान 5.5 होता है। जल्दी बताओ, कहते हैं शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जल्दी लीक, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्त मेरे, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्त मेरे, 7 होता है। जल्दी से लिख, शुद्ध जल का पीएच मान 7। एक बात थोड़ा बता देते हैं, विद्युत का कुचालक, इसका लिस्ट एकदम याद रखना, कोई ना कोई सवाल पूछिए देगा। विद्युत का कुचालक में आता है अब्रक, पोर्सलीन, शुद्ध जल अब्रक, पोर्सलीन,
शुद्ध जल, अबला, अब्रक, पोर्सलीन, शुद्ध जल, अब्रक, पोर्सलीन, शुद्ध जल, अब्रक, पोर्सलीन, विद्युत का कुचालक, अब्रक हो गया, पोर्सलीन हो गया, शुद्ध जल हो गया, उसके बाद वर्षा का जल हो गया, वर्षा का जल हो गया, ये सब विद्युत का क्या है, कुचालक है। अब्रक, पोर्सलीन, शुद्ध जल, रबड़ हो गया, रबड़ हो गया, ये सब विद्युत का क्या है, कुचालक है। पूछेगा चला, रबर हो गया, इसका विद्युत का क्या है, कुचालक है। हम बता देंगे चलो लास्ट में थोड़ा कैसे तुमको डाउनलोड करना है। विद्युत का कुचालक है, विद्युत का क्या है दोस्त मेरे, कुचालक है। विद्युत का कुचालक अब्रक, पोर्सलीन, शुद्ध जल, वर्षा का जल, वर्षा का जल और रबड़, ये सब विद्युत का कुचालक है। इस सब विद्युत का क्या है, कुचालक है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र बता ही दिया, NaCl है। अगला 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 कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसीलिए पूछता है। इसका दूसरा हम एकदम चला कॉपी कलम खोल लो, कैवा नंबर, कैवा नंबर है, 67 नंबर होगा शायद। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इसको। और ये एंटा एसिड है। एंटा एसिड मतलब एसिड का उल्टा, एसिडिटी में खाते हैं। एंटा एसिड है, एंटा एसिड है मतलब क्या है, क्षार है। एंटा एसिड है मतलब क्या है, क्षार है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। एगो चीज और ध्यान रखना है, MgO2 से अभिक्रिया करेगा। ये जबरदस्ती बता दिया, इन्हें पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा चला तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम में जो पूछेगा। जल्दी बता, देखो इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसको एंटा एसिड, इसको क्षार भी कहते हैं या एंटा एसिड कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछता है, इसलिए इसको देख लो चला, जल्दी से लिखो। ये एंटा एसिड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgO2 से अभिक्रिया करेगा, MgO का निर्माण करेगा, MgO2 से अभिक्रिया करेगा, MgO का निर्माण करेगा, MgO2 से अभिक्रिया करेगा, MgO का निर्माण करेगा। अगला अगला अगला, बाप रे महाभिव्याय। कार्बन के 1 मोल देख लो चलाइए, हमेशा ध्यान रखना, 1 मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23, यहां +23 होता है, यहां +23 होता है। परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु या आयन। 1 मोल बराबर 6.023 परमाणु, अणु या आयन। 1 मोल बराबर चला होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर 6.0। इस नंबर को हम लोग, ये जो नंबर है दोस्त मेरे, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। पूछेगा यही, ये पूरे चैप्टर में यही एगो बात पूछता है, ये पूरे चैप्टर में यही एगो बात पूछता है। एवोगाड्रो संख्या कहते हैं चला, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। 1 मोल में 6.023 परमाणु, अणु या आयन। 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। जल्दी 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 देख लो, 1 मोल 6.023 परमाणु, अणु या आयन। 1 मोल में 22.4 लीटर, 1 मोल में 22.4 लीटर, 1 मोल में 22.4 लीटर। लिखने का थोड़ा वक्त, क्या पूरा वक्त दे रहे हैं, जल्दी लिख। 1 मोल कार्बन है, 1 मोल बकरी, 1 मोल गधा, 1 मोल बिलाई, कोनो 1 मोल कहेगा तो इतने होगा, कोनो 1 मोल कहेगा तो इतने होगा, किसी का भी 1 मोल होगा तो इतने होगा। अब चला, हम आप लोगों के लिए 15 टेस्ट डिजाइन कर दिए सुबह शाम करके। अगर ये 15 टेस्ट आप मार लेते हैं बिग बूस्टर ऐप पर तो आपका काम हो जाएगा। 15 टेस्ट हमने इसके लिए डिजाइन किया है आपके लिए, जो कंप्लीट आपका 9th-10th के सिलेबस के ऊपर है। लेकिन चला, इसका एक एकदम मिनिमम एक फीस आपको देना होगा 15 टेस्ट का। जो सर्वर चार्ज है वो मिनिमम अगर आप दीजिएगा तो हम ये टेस्ट आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। 15 टेस्ट कंप्लीट ऑन पैटर्न 9th-10th का। एक बार फीस आप ही लोग कमेंट्स कर लीजिए, एक बार आप ही लोग 15 टेस्ट का फीस कमेंट्स कर लीजिए। 15 टेस्ट हम आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। बन गया है टेस्ट, यानी अगर 1500 से 2000 क्वेश्चन आप मार लेते हैं इस सिलेबस पर तो आपका काम हो जाएगा। आप लोग जो फीस कमेंट्स कीजिएगा चला, हम उसी में कोशिश करेंगे आपको उपलब्ध करवा देने का। और आप लोग टेस्ट मार लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट अभी लास्ट टाइम में बहुत जरूरी है। एक सुबह एक शाम ही गोली खाइएगा टेस्ट का, तब आपका काम होगा। जल्दी से बता दो, एकदम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 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 अगला, जल्दी से बता दो अगला क्या मामला है। ऑक्सीजन में
के परमाणुओं की संख्या देख लो, O2 है तो इसके परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 2, O3 है तो इसके परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 3, कोई 99%, कोई 49%, कोई 20%, कोई 51%, कोई 59%, कोई 200% है। अरे बाप रे बाप। अरे चला, एक समझो कि पूरा टेस्ट बनाने में, खाली 15 टेस्ट बनाने में कम से कम 12 से 13 आदमी लगेगा तब टेस्ट बनेगा। हम चला एकदम तुमको मिनिमम फीस में उपलब्ध करवा देंगे। 18 ग्राम जल के लिए समतुल्य मोल कितना होगा, 1 मोल, जिसका जैसे देखो H2O है ना, एक अगर कह देगा तुमको 10 किलोग्राम का खस्सी है, बकरी, वो कितना मोल, कहेंगे 1 मोल। जिसका जो द्रव्यमान है वो 1 मोल के बराबर, जिसका जो द्रव्यमान है वो 1 मोल। 18 ग्राम जल, जल का द्रव्यमान होता है 18, इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1 मोल के बराबर होगा। जल का द्रव्यमान होता है 1 मोल के बराबर। अगला 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 CH4, CH4 का सूत्र इकाई कितना होता है, हो गया। हेलो 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 हेलो। चला, कभी कभार नेट का कुछ कुछ समस्या हो जाता है, ये क्या करोगे, मोदी जी का नेट है, पता नहीं जियो वालों को क्या हो गया है, ये मोदी जी का नेट है, चला कभी कभी समस्या आ जाता है, उसको मिनिमाइज करो। कभी कभी चला ये समस्या आ जाता है, इसको कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी चला ये समस्या आ रहा है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। CH4 दलदली गैस, मार्स गैस, फायर डैम के नाम से जानते हैं। CH4 कहां कहां मिलेगा, धान के खेत में मिलेगा, जहां जहां घास रहेगा ना चला वहां ह्यूमस में मिलेगा। धान के खेत में, ह्यूमस में। भैंस जब जुगाली करता है, भैंस के जुगाली में, भैंस के जुगाली में, भैंस के जुगाली में, धान के खेत में, ह्यूमस में, भैंस के जुगाली में, दलदली गैस, मार्स गैस, फायर डैम, धान के खेत में, ह्यूमस में, भैंस के जुगाली में इसका उपयोग किया जाता है। ये देख लो चला, ये कहेगा धान के खेत में मीथेन, कहेगा ह्यूमस में मीथेन, भैंस के जुगाली में कहेंगे मीथेन, दलदली गैस किसको कहते हैं, मीथेन को, मार्स गैस किसको कहते हैं, मीथेन को, फायर डैम किसको कहते हैं, मीथेन को। एक चीज और ध्यान रखना, सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक भी मीथेन है। सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, मीथेन है। कल पढ़ाए थे एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, ब्यूटेन है। सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, मीथेन है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, ब्यूटेन है। CH4 दलदली गैस या मार्स गैस या फायर डैम कहते हैं। धान के खेत में ह्यूमस, भैंस के जुगाली में, धान के खेत में ह्यूमस, भैंस के जुगाली में। और एलपीजी ब्यूटेन, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन। सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। कभी कभी चला अगर बफरिंग होने लगेगा ना, 10-20 सेकंड का इंतजार करना, फिर से जुड़ जाना। नेट 10 सेकंड के लिए कभी कभार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 10 सेकंड बाद आप फिर से जुड़ जाइएगा, फिर से आपकी क्लास चलने लगेगी। सर जी 50 रुपया ले लीजिए और दे दीजिए टेस्ट। चला सब अपने अपने हिसाब से कह रहा है, हम तुमको एकदम कोशिश करेंगे चला कि सीएनजी बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, मीथेन। दोस्त मेरे है क्या, अगर क्वालिटी टेस्ट बना के देंगे ना तो क्वालिटी वाले लोग लगेंगे, और क्वालिटी वाले लोग लगेंगे तो अगर हम चला पैसा नहीं देंगे तो टेस्ट बना नहीं पाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। हम जो आपको टेस्ट उपलब्ध करवाएंगे चला, जो हमारा ये यहां से चला एक क्वेश्चन रहेगा, ये बात फिक्स है, इसको नोट कर लेना। हम जो आपको टेस्ट उपलब्ध करवाएंगे वो टेस्ट होगा हमारा 100% में नहीं होगा, 51% में भी नहीं होगा। हम आपको एकदम मिनिमम 41 रुपीज में हम आपको ये टेस्ट उपलब्ध करवा देंगे। कल हम आपको बताएंगे कि ये टेस्ट आपको कहां मिलेगा, और कल से आप डेली मारिएगा इस टेस्ट को। 41 रुपीज में हम आपको 15 क्वालिटी टेस्ट आपके सिलेबस पर बना के दे देंगे, और आप इस टेस्ट को मार लीजिएगा। अगर बिहार पुलिस अपने
बात पर, अपनी ईमानदारी पर रहा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। बेईमानी करेगा, सिलेबस से बाहर जो दिया उससे बाहर पूछेगा तो वो जाने। 199 नहीं चला, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम मात्र 41 रुपया आपसे लेंगे और 41 रुपया में हम आपको ये टेस्ट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप लोग को लगता है कि हाँ सही है तो 8 टाइप करें, लगता है कि गलत है, नहीं ये एकदम 41 रुपया बहुत ज्यादा है तो 9 टाइप कर दीजिए। चला, 2-3 दिन चाय नहीं पीजिएगा तो 41 रुपया आपका वसूल हो जाएगा। और 15 क्वालिटी टेस्ट हम आपको इस पर उपलब्ध करवाने जा रहे हैं मात्र @41 रुपीज। सबसे कम फीस में चला हम ये टेस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं बेस्ट क्वालिटी के साथ। अब कह दो कि 2 टका में दे दीजिए, 10 टका में दे दीजिए तो चला नहीं हो पाएगा। एकदम जो हम देंगे चला ये 8, अगर आपको सहमत है तो 8 टाइप कीजिए। कल हम आपको बताएंगे कैसे आपको टेस्ट लेना है। और दोस्त मेरे, जिनको लगेगा ले लेना है, जिनको नहीं लगेगा आप बहुत आसानी से बिना टेस्ट खरीदे भी पढ़ सकते हैं। हम आपको अगर आप चाहते हैं कि हम टेस्ट ना लगाएं, सिर्फ ऐसे ही पढ़ लें, तो हम आपको क्वेश्चन भी उपलब्ध करवा देंगे। आप टेंशन मुक्त हो जाइए, एकदम आपको लेने की कोई जरूरत है। हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको इस टॉपिक पे जितना क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। हम क्वेश्चन का एक सीरीज सब सब्जेक्ट वाइज भी उपलब्ध करवा देते हैं, टेस्ट भी उपलब्ध करवाते हैं। जिसको एकदम 41 रुपया ज्यादा लगेगा वो सिर्फ उसका प्रिंट निकाल के पढ़ लेगा। हमको लगता है प्रिंटे निकालने में 50 टका तो और लग जाएगा। और जिसको लगे मोबाइल में लेके पढ़ लेना वो 50 भी बच जाएगा। दोस्त मेरे, हमको ऐसा लगता है कि अगर नौकरी के लिए 50 रुपया खर्च, 41 रुपया 50 रुपया खर्च करना पड़े तो वो कर देना चाहिए। बाकी तो चला अब इससे सस्ता नहीं हो सकता है। बाकी आप लोग देखिए, हम चला आपके लिए इतना कर पाएंगे। चलो एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। दहन के लिए एक क्वेश्चन हमको मिला था, चला दहन के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? ऑक्सीजन की ईंधन, ईंधन की तीसरा ऊष्मा की चौथा ऑल। जल्दी से बताओ, दहन के लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दहन के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन की ईंधन की ऊष्मा, ऑक्सीजन की ईंधन की ऊष्मा, ऑक्सीजन की ईंधन की ऊष्मा। जल्दी बता, ऑक्सीजन की ईंधन की ऊष्मा, जल्दी बता। दहन के लिए कल हम चला टेस्ट लॉन्च करेंगे। दहन के लिए क्या जरूरी है, कहां से आप टेस्ट मार पाइएगा हम आपको दे देंगे। ऑक्सीजन की ईंधन की ऊष्मा, जल्दी बताओ। और चला, अगर आपको लगता है कि 40-50 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहिए अपने कैरियर के लिए, आपके लिए बहुत महंगा है, तो हम इससे कम में कर ही नहीं पाएंगे। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ऑक्सीजन ईंधन। हम ये नहीं कहते चला अगर बिहार पुलिस अपने दिए गए सिलेबस पे कायम रहती है तो क्वेश्चन यहीं से रहेगा, क्योंकि हम वही पढ़ा रहे हैं जो बिहार पुलिस ने कितना बढ़िया सिलेबस दे दिया है। बताओ जल्दी से आंसर, हम बता देंगे कल कहां से टेस्ट देना है। क्या जरूरी है? सब जरूरी है। दहन के लिए जरूरी है कौन? सब। ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा सब जरूरी है। आज की कार्रवाई यहीं तक रहेगी और फिर मिलते हैं हम लोग कल। चलो